ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 13,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 178 करोड़ 29 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज की कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ गए हैं मैक्स हॉस्पिटल पतपड़गंज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार। डॉक्टर मनोज का मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में लंबा अनुभव रहा है। आपको मेडिकल साइंस की फील्ड में कई अवार्ड से नवाजा जा चुका है। डॉक्टर मनोज, कार्यक्रम में आपका स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। नमस्कार सिद्धार्थ जी। श्रोताओं, आप भी कोरोना और हृदय रोग से संबंधित बीमारियों से जुड़े सवाल डॉक्टर मनोज से हमारे स्टूडियो के नंबर 011 यानी दिल्ली का कोड 2340421764 पर आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर मनोज, सबसे पहले अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर आप किस तरीके से देखते हैं देश में जो कोविड की स्थिति है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज सिद्धार्थ जी, आपने जैसा बताया कि कोरोना डिक्लाइनिंग ग्राफ में है, इसमें कोई शक नहीं है जी। नंबर ऑफ केसेस बहुत कम हो गए हैं, रिकवरी रेट 98.5% से ऊपर जा रही है। तो निश्चित तौर पे ये वैक्सीन इनेबल्ड या वैक्सीन का जो प्रभाव था वो इस वेव में दिखा, क्योंकि इस वेव में आपने देखा होगा कि मॉर्टेलिटी बहुत कम हुई, हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत कम हुई। तो इस चीज से मुझे पता चला कि वैक्सीन निश्चित तौर पे, और अगर आप डेटा के हिसाब से देखिए तो उसमें आपको पता चलेगा कि कम से कम 90% मॉर्टेलिटी जो है रिड्यूस हुई है कंप्लीट वैक्सीनेशन से। एक डेटा भी आया है जिसमें देखा गया है कि ऐसे मरीज जो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, जो अनवैक्सीनेटेड थे, उसमें मॉर्टेलिटी रेट करीब करीब 20-21% थी, जबकि मरीज जो वैक्सीनेटेड थे, जिनको दोनों डोज लगा हुआ था, उसमें मॉर्टेलिटी 10% थी। तो निश्चित तौर पे हमारा देश वैक्सीन इनेबल्ड देश था। हमने बहुत जल्दी 16 जनवरी 2021 में हमने अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया था, और उसके बाद से जो हमने लगातार, और आपने सही बताया कि 178 करोड़ से ज्यादा डोज लग चुके हैं। तो ये वैक्सीन का इफेक्ट हमें इस थर्ड वेव में दिखा कि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटलाइजेशन एंड मॉर्टेलिटी बहुत कम हुई जी। और डॉक्टर मनोज, अगर हम देश में या विश्व में कोविड के सफर को देखें कि कोविड की शुरुआत से पहली लहर आई और उसके बाद फिर वो पीक पे गई, फिर डिक्लाइन हो गई, इसके बाद फिर दूसरी लहर आई, वो पीक पे हुई, डिक्लाइन हुई, अब थर्ड वेव डिक्लाइनिंग है और अपने ऑलमोस्ट जो है काफी नियंत्रण में है। अब इसके बाद लोगों के मन में एक सवाल और आता है कि क्या इस तरह के ट्रेंड्स जो हैं या नई वेव्स आने के जो खतरे हैं, क्या ये अभी भी हैं? सिद्धार्थ जी, अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये लास्ट वेव था, ये जो थर्ड वेव था, क्योंकि अगर आप देखें ओमिक्रॉन का, तो इसमें जो रफ्तार थी 3,47,000 केस पर डे जो आना शुरू हुआ था, वो सिर्फ 18 दिन के अंदर हो गया था, इतना बड़ा पीक आया था। तो कोई नया वेरिएंट आएगा, और यूजुअली देखा जा रहा है कि 4-5 महीने के बाद कोई वेरिएंट ऑफ कंसर्न उभर के आता है। तो अभी हमें बिल्कुल इसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि अब ये लास्ट है और कोरोना खत्म हो गया है। इसलिए हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, हमारे जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि आप अपना मास्क और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर चालू रखें। ठीक है, वर्तमान कोरोना की जो स्थिति है वो काफी कंट्रोल्ड है, इसलिए जो रेस्ट्रिक्शन है, कोविड रेस्ट्रिक्शन है, उनको हटाया जा रहा है, बट जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है
उसको अभी आपको जारी रखना है, अनलेस कि ये प्रूव हो जाए कि अब इसके बाद कोई वेव नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई वेरिएंट उभर के आएगा, उसकी क्या क्वांटिटी रहेगी, कितना सीवियर होगा, ये समय के बाद लगेगा। मुझे लगता है 4 महीने हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम लगता है कोई भी नए वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो ज्यादा पॉपुलेशन को इन्वॉल्व कर लेता है, या फिर उसके जो रिजल्ट मास लेवल पे देखने को मिलते हैं, वैसे वेरिएंट आने में समय लगता है। बट अभी ये मानना बिल्कुल मुझे लगता है कि सही नहीं होगा कि कोरोना खत्म हो गया है। और डॉक्टर मनोज, आपसे हमारी चर्चा जारी रहेगी। बहुत सारे लिसनर्स हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। और हमारे आज स्टूडियो में पहली कॉल बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रिंकी तिवारी जी की आई है। हेलो रिंकी जी, नमस्कार। ओके, नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में रिंकी जी। थैंक यू। और डायरेक्टर सर आपके साथ में होंगे, उन्हें मेरा नमस्ते। नमस्कार जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे सबको वैक्सीन लग गया, जिसके पास प्रूफ है उन्हें भी वैक्सीन लग गया, सबको, लेकिन जो माइंड से अच्छा जो उनके पास कोई प्रूफ ना हो, मतलब उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ना हो, तो वो कैसे लगेगा? जैसे पहले हर वैक्सीन जब लगता था, चाहे जोर की वैक्सीन लगे या कोई ऐसी वैक्सीन लगे, तो उसमें हम लोगों को कोई प्रूफ नहीं देना होता, लेकिन अब प्रूफ चलता है, तो वो कैसे लगवाएं सर? धन्यवाद। जी डॉक्टर मनोज, रिंकी तिवारी जी जानना चाहती हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप दिखा सकें, तो ऐसे में वैक्सीन कैसे लगवा सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी जो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है, और अब तो वॉक इन भी हो गया है शुरू। आप जिस सेंटर पर वैक्सीन लग रहा है वहां पे आधार कार्ड का एक है, क्योंकि हमें जो वैक्सीन ट्रैकर है, हम देखिए हमारा देश जो है दूसरा कंट्री है जहां वैक्सीन ट्रैकर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आधार कार्ड तो करीब करीब सब लोगों के पास है, ऐसी बात नहीं है। उस पर आप आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करें, मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें, अपना आधार कार्ड दें और वैक्सीन लगवा लें। और अब तो कहीं लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं है, वैक्सीन हर जगह मिल रहा है। आप जाएंगे और वहां पे अगर आपके साथ ये मजबूरी है कि आपके पास आधार कार्ड भी नहीं है, तो अन्य कोई पहचान पत्र दे के वहां पे जो वैक्सीनेशन इंचार्ज है उससे बात करके अपनी जो असमर्थता है आधार कार्ड नहीं होने की, वो जाहिर करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। बिल्कुल। और डॉक्टर मनोज, आपका कार्डियोलॉजी के क्षेत्र में बहुत लंबा अनुभव रहा है। आज हम कोविड के साथ साथ कुछ बात कार्डियोलॉजी की भी करेंगे। हमारे देश में अगर हम देखें तो भारत देश एक कार्डियक पेशेंट्स के नंबर्स के हिसाब से भी अगर हम देखें, या नंबर ऑफ कार्डियक अरेस्ट देखें अपने देश में, तो एक बहुत बड़ा नंबर है पूरे विश्व की तुलना में। क्या कारण है कि वी आर सो प्रोन टू कार्डियक डिसीजेस? जी सिद्धार्थ जी, ये बहुत ही आपने उत्तम प्रश्न पूछा है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारे देश में आनुवंशिक तौर पे हर भारतवासी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज या हार्ट डिजीज से प्रभावित होने की इसमें ज्यादा ये रहती है, संभावना रहती है। तो आनुवंशिकता जो है वो एक फैक्टर्स है, और जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स है, जैसे डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है, या हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, या जिसको डिस्लिपिडीमिया कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा हमारे कंट्री में। और अगर आप देखें, हमारे यहाँ 50% जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं वो 50 साल की उम्र से कम के होते हैं, और 25% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 40 साल से कम के होते हैं। तो हमारे यहाँ अगर आप वेस्टर्न पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो हमारे यहाँ जो हार्ट डिजीज की जो संभावना है वो 10 साल पहले होती है। और हमारे यहाँ डिजीज भी बड़ी सीवियर होती है, एक से ज्यादा नसों में ब्लॉकेज मिलता है, और डिफ्यूज मतलब कि आर्टरी बहुत लंबे सेगमेंट में वो इन्वॉल्व रहती है। तो मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तानियों को ये रिस्क फैक्टर्स तो मिला ही है। एक तो जेनेटिक है, और ये देखिए हमारे यहाँ डायबिटीज का आप देखें तो हमारा मतलब समझिए कि वर्ल्ड कैपिटल है डायबिटीज के, मैक्सिमम पेशेंट्स हमारे यहाँ हैं। हर तीसरा आदमी हाई ब्लड प्रेशर से है। अब जो नई चीजें आ गई हैं, जुड़ गई हैं, उसमें है एक तो हमारा लाइफ स्टाइल। जो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है वो इक्विवेलेंट है न्यू स्मोकिंग के लिए तरह। तो हमारे यहाँ देखिए जितने डेस्क जॉब शुरू हो गए हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, एक तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, सिर्फ ड्यूटीज करते हैं, और जिनके क्लाइंट्स यूएस या यूके में हैं उनका टाइमिंग बहुत अफेक्टेड होता है, और उस टाइमिंग की वजह से क्या होता है कि उनका स्लीप पैटर्न भी डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह से आप देखिए कि जो कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ जो नए रिस्क फैक्टर्स आ गए हैं उसमें एक स्ट्रेस है,
सेडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब कि आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, आप दिन भर बैठे रहते हैं, तो समझिए कि एक नया रिस्क फैक्टर उभर के आया है। तो इन सब चीजों की वजह से हमारे देश में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज बहुत तेजी से, अगर आप देखिए ग्लोबल बर्डन स्टडी थी, उसमें अगर आप देखें एवरेज 272 केसेस पर लाख हैं हमारे कंट्री में, जबकि वर्ल्ड एवरेज 232 है। तो वहां भी हमारा डेटा ये कहता है कि हमारे पास ज्यादा कार्डियक पेशेंट्स हैं। और दूसरी चीज श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दो चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट तो बहुत वजह से हो सकता है, हार्ट अटैक तब होता है जब आपकी जो हृदय को मसल्स को जो सप्लाई करने वाली जो कॉर्नरीज आर्टरीज या जो धमनी होती है उसमें कोई क्लॉट या ब्लॉकेज आके वो 100% ऑक्लूड हो जाती है, तो उस सिचुएशन को हार्ट अटैक बोलते हैं। बट कार्डियक अरेस्ट किसी भी वजह से और भी वजहों से हो सकता है, जैसे एरिथमिया, हार्ट रेट बहुत इरेगुलर हो जाती है जिसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया बोलते हैं, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। कई लोगों की जो दिल की जो दीवारें बड़ी मोटी होती है उसको हाइपरट्रॉपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। उस तरह के लोगों में एक्सर्शन के दौरान आपने कई बार सुना होगा कि प्लेयर खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए मूर्छित हो गए और उनका सडन कार्डियक डेथ हो गया, तो वो कार्डियक अरेस्ट होता है। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में दोनों में एक डिफरेंस है जिसको लोगों को समझना चाहिए। बिल्कुल। और आज की भी बहुत बड़ी खबर है, शेन वॉर्न जो बहुत मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं, उनका भी कार्डियक अरेस्ट से जो है 52 साल की उम्र में निधन हुआ है। तो ये एक बहुत ही डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को, कई बार क्या होता है जब आदमी एजुकेटेड नहीं होता है या आपको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, आपको पता नहीं होता कार्डियक अरेस्ट होता है और लोग समझ नहीं पाते, तो वो जो उसका गोल्डन पीरियड होता है वो निकल जाता है। तो ऐसे में वो क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि इस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा है और इसे हमें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, और अगर पड़ता है तो इमीडिएट हम एज अ फर्स्ट एड क्या कर सकते हैं उसके लिए? जी, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये तमाम श्रोताओं को ये जानना चाहिए कि हार्ट अटैक जो होता है उसमें जो पहला घंटा होता है उसको गोल्डन आवर्स बोलते हैं। क्योंकि आर्टरीज जो है वो कंप्लीटली ऑक्लूडेड होती है, बंद होती है, तो रक्त का प्रभाव मसल्स में नहीं होता है, इस तरह से मसल्स डेड होना शुरू होते हैं। और अगर घंटे भर के अंदर किसी भी मेथड से, चाहे दवा देके जिसको हम लोग थ्रोम्बोलिटिक्स बोलते हैं, या कैथेटराइजेशन लेबोरेटरी में जाके उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, जिससे कि आप बैलून पास करके स्टैंड डाल के उस आर्टरी को खोल देते हैं। अगर वो घंटे 90 मिनट्स के अंदर हो गया पेन होने के बाद, या हॉस्पिटल में पहुंचने के 90 मिनट्स के अंदर हो गया, तो मसल डैमेज होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, कम हो जाती है। तो बहुत कम होने का मतलब ये होता है कि आपका जो मसल है वो साल्वेज हो गया, मसल बच गया। तो इससे क्या होता है, बाद में सांस नहीं फूलेगा, आपकी हार्ट फंक्शन जिसको हम लोग इको में इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं वो ठीक रहेगा। अगर आप विलंब करते हैं, 6 घंटे से ज्यादा विलंब करते हैं, तो वो पूरा ट्रांसम्यूरल हो जाता है, मतलब कि पूरी दीवारें डेड हो जाती है। तो इसका जो, अगर बाद में आप उस आर्टरी को खोलते भी हैं तो उसका ये उतना बढ़िया नतीजा नहीं मिलता है कि हार्ट फंक्शन आपकी कम हो जाती है। जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन जो बोलते हैं नॉर्मल आदमी की 55 से 60% होती है। और जब अगर कोई बड़ा लार्ज हार्ट अटैक होता है और उसको सही इलाज नहीं मिला, तो अगर वो बच भी गया तो उसके हार्ट की जो पंपिंग होती है 20% रह जाती है। तो छोटे छोटे, मतलब इवन एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ में भी उसको सांस फूलेगा, उसके बार बार उसके लंग्स में फ्लूइड जमा हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझना चाहिए। अब जहां तक लक्षण की बात आपने कही, तो लक्षण तो अगर सीने में देखिए, हार्ट का जो दर्द है वो जॉ लाइन से, मतलब आपके जॉ से लेके नाभि तक कहीं भी हो सकता है। बट अगर सीने के बीचों बीच में डिफ्यूज पेन होता है, साथ में स्वेटिंग होती है, आपको घबराहट सी महसूस होती है, या जो पेन है दोनों हाथों में रेडिएट करता है, तो ये बड़ा टिपिकल है कि ये हार्ट अटैक का पेन है। दूसरा, बहुत बार जैसे डायबिटिक्स होते हैं, उनको इतना सीवियर पेन नहीं होता है, तो उनको चक्कर आने सा, सांस फूलने सा, अगर आपको डिजीनेस हो रही है और काफी स्वेटिंग हो रही है, तो उस समय भी आपको ईसीजी कराना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सडनली आपको रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो भी हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। तो मोटा मोटी इस तरह के कोई सिम्टम्स हो तो इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर घर में डिस्प्रिन की गोली पड़ी हुई है या सॉर्बिट्रेट की गोली पड़ी हुई है, तो उसको आप जीभ के नीचे रख के, आपको सबसे ज्यादा जो डेथ होती है वो फर्स्ट आवर्स में होती है हार्ट अटैक के, तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पहुंचिए, ताकि आपकी एक मॉनिटरिंग हो सके। और जो फर्स्ट आवर्स में डेथ होती है वो एरिथमिया की वजह से होती है, तो कोई भी सीसीयू में
वहां पे डिफिब्रिलेटर मशीन होती है, तो उससे आपको शॉक देके फिर से रिवाइव किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एज सुन एज आपको इस तरह के सिम्टम्स अगर कुछ भी दिखते हैं तो जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहां पहुंचना चाहिए। अब आज जबकि ये बड़ी खबर आई है, डॉक्टर मनोज शेन वॉर्न जो है एक स्पोर्ट्समैन, जब उसको आप सुनते हैं कि उसको दिल का दौरा पड़ा और उसका निधन हो गया, मतलब जो स्पोर्ट्समैन होता है वो बहुत अपनी लाइफ में डिसिप्लिन में रहता है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, तो क्या कभी एसिम्प्टोमेटिक भी होता है कि उन्हें पहले से पता नहीं चला और ऑल ऑफ सडन आपको दिल का दौरा पड़ जाता है? इसका क्या कारण होता है? देखिए सिद्धार्थ जी, अगर हार्ट अटैक के पहले एंजाइना हो, जैसे आप तेज चलते हैं तो आपके सीने में भारीपन या सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलता है, तो उस तरह के अगर एंजाइनल सिम्टम्स होते हैं तब तो आपको रिकॉग्नाइज करना बड़ा आसान होता है। बट मेरा ये कहना है कि जो हार्ट अटैक होता है वो ऐसी ब्लॉकेज से होता है जो कि नॉन क्रिटिकल ब्लॉकेज होते हैं। हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम्स ना हो, और वहां पे जो ये नलिका या जो वेसल्स है, हार्ट की जो वेसल्स है जो खून सप्लाई करती है धमनियों के, अगर दीवार पे जो चर्बी लगी होती है उसको एथरोमा या एथरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, अगर वो चर्बी फट जाती है तो ब्लड के साथ मिक्स होकर क्लॉट बनाती है। तो ज्यादातर देखा गया कि 50% से कम ब्लॉकेज वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ऐसे प्लाक से ही हार्ट अटैक होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, आप पहले से सिम्प्टोमेटिक होते हैं, फिर सडनली इस तरीके से होता है। जहां तक स्पोर्ट्समैन की बात आप कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी थोड़ा सा जब स्पोर्ट्स से आप बाहर आते हैं तो आपके क्योंकि न्यूट्रिशनल जो एक नॉलेज है वो हमको लगता है कि अभी भी भारत में भी आपने देखा होगा, रिसेंटली एक बहुत प्रोमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सन का एंजियोप्लास्टी हुई है और 2 बार एंजियोप्लास्टी हुई। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक गैप रह जाता है, चाहे वो न्यूट्रिशनल गैप हो, स्ट्रेस ज्यादा लेने की आदत हो, या जो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जिन लोगों के परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक की संभावना हुई है या हार्ट अटैक की हिस्ट्री है, उसमें हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए खास तौर पे अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो आपको अपनी तरफ का पूरा बायोकेमिस्ट्री, लिपिड्स को कंट्रोल रखना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखना चाहिए, और 35 इयर्स के पहले ही एक बार ट्रेडमिल टेस्ट करके आपको ज्यादा सजग रहना पड़ेगा, जैसे आम आदमी जितना केयर करता है। और खास करके हिंदुस्तानियों में जो एक न्यूट्रिशन का जो साइंस का जो नॉलेज नहीं है वो बहुत ही कम है, या मैं ये कहूँ कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ जो फूड है, रिफाइंड फूड या जंक फूड का इधर कंजम्पशन काफी बढ़ गया है, खास करके न्यूअर जनरेशन में। और हम लोग देख रहे हैं कि 23-24 साल के लड़के बच्चे भी हार्ट अटैक के साथ हॉस्पिटल्स पहुंच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स में जो ये जंक फूड है, हमने तो कई बार अपने जो हम एक तरह से कहिए कि जो भी इस तरह का पब्लिक लेक्चर लेता हूं उसमें मैं कहता हूं कि अगर आप भूखे मर रहे हो तभी आप ये पिज्जा बर्गर खाएं, नहीं तो आप होममेड फूड खाएं। और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का जो कंजम्पशन है उसमें बड़ा असंतुलन है। हमारे देश में कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, व्हाइट मैदा कहिए, मैदा का, चावल का, ये सब का कंजम्पशन ज्यादा है, प्रोटीन बहुत कम है। क्योंकि कुछ लोग वेजिटेरियंस हैं, जो वेजिटेरियंस नहीं है, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनका भी बड़ा ओकेजनल रहता है एग या जो व्हाइट मीट हम लोग प्रेफर करते हैं न्यूट्रिशन में, चाहे चिकन या फिश को। तो एक तो कंजम्पशन जो है न्यूट्रिशन का, मुझे लगता है कि नॉलेज हमारे यहाँ कम है, और कुछ कहना तो मुश्किल होता है। पूरी तरह से तंदुरुस्त दिखने वाला आदमी, आप देखिए बहुत सारे जिम गोअर्स हमारे पास आते हैं। ओवर इंडल्जेंस विथ एक्सरसाइज, ये भी एक रिस्क फैक्टर है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। जो इतनी वेट लिफ्टिंग या जो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस जिम में जाके करते हैं, जिम जो है अच्छे स्वास्थ्य का पर्याय नहीं है। आपको अगर स्वास्थ्य रहना है, 150 मिनट का आप अगर ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं पर वीक, वो काफी है, वो बेहतर कार्डियक प्रोटेक्शन देगा बजाय आपके जिम जाने। जी, और जो लिसनर्स हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में कैथ लैब के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज कुमार। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 0112342164 पर कोरोना और साथ में हृदय रोग से संबंधित बीमारियों से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और डॉक्टर मनोज, हमारे रेगुलर कॉलर महेश शर्मा जी अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर साहब को भी नमस्कार बोलता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है।
जी महेश जी बताइए क्या जानना और चाहते हैं। हमारा कोरोना का जो चौकीदार है वो वैक्सीन है। मैं कहता हूँ सभी को वैक्सीन लेनी चाहिए और जो है इसमें झिझक वाली कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल डॉक्टर और मनोज। मेरा सवाल है कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय करें। जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज, अगर हम देखें तो इस समय स्कूल कॉलेजेस सब धीरे धीरे खुल गए हैं और बहुत छोटे बच्चे भी अभी स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे में किस तरह की प्रिकॉशंस, स्पेशली मैं छोटे बच्चों की बात करूंगा जिनका अभी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनके लिए पेरेंट्स थोड़ा सा चिंतित हैं, तो उन्हें किस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है? हाँ, महेश जी का सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि अभी कैसे बच्चों को बचाया जाए। तो जो हमारे 15 से 18 वाले बच्चे हैं उनमें से तो अधिकांश लोगों को फर्स्ट डोज लग गया है, कुछ लोगों को सेकंड डोज भी लग गया। जो उससे नीचे के बच्चे हैं उनका अभी वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, हो सकता है कि वो जल्दी ही शुरू हो जाए। तो जब तक ये इन कम उम्र के बच्चों को नहीं मिलता है वैक्सीन, तो उनको थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें। स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी है कि सोशल डिस्टेंस और हैंड हाइजीन पे ध्यान दें, सैनिटाइजर्स का यूज करें और मास्क जो है भीड़ में जाने से, अभी भी जो मुझे लगता है कि स्कूल खुलने के बाद जो गैदरिंग्स है उसको नहीं अलाउ करना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ आप थोड़े दिन स्कूल चलाइए, स्कूल में बच्चों को भेजिए, उसके बाद देखिए। अभी तो काफी कम है इन्फेक्शन रेट, इन्फेक्टिविटी रेट बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है एक समझिए कि एक्सपेरिमेंट का भी, कि स्कूल खोल के देखें। और बच्चों को अगर कोई भी URI या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लक्षण दिखते हैं, जैसे जुकाम होता है, सर्दी खांसी होती है, तो बच्चों को स्कूल भेजना बंद करें, उसका कोविड टेस्ट कराएं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको आइसोलेट करना है। क्योंकि बच्चे जनरली देखा गया है कि कोविड को टॉलरेट अच्छे से कर लेते हैं। बहुत कम हिस्सा होता है बच्चों का जिसको कि वो सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो होता है, वो पूरा मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट बहुत रेयर है। बट अधिकांश बच्चे जो है कोविड को टॉलरेट अच्छे से कर रहे हैं, उनमें कोई मॉर्टलिटी भी ज्यादा नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि अब एक समय तो होगा जब आपको सब चीज स्टार्ट करनी होगी, बट विथ कॉशंस, एक जवाबदेही के साथ और एक सुरक्षा के साथ। डॉक्टर मनोज, आपकी बात से बहुत सारे पेरेंट्स को जरूर सुकून मिला होगा और अब वो और अच्छे से अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार होंगे। और इस बीच झारखंड का रुख करते हैं और श्यामू महतो जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। श्यामू जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार, जमशेदपुर झारखंड से मैं श्यामू महतो बोल रहा हूँ सर। जी मेरा दो सवाल है जी। बेसिकली सवाल मेरा ये है कि ये जो रिफाइंड तेल हम लोग खाते हैं सर, ये हमारे हार्ट के लिए किस प्रकार का नुकसान होता है? और नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारे ओवर एक्सरसाइज जो करते हैं हम, ये कितना ज्यादा नुकसान होते हैं? कृपया चर्चा करेंगे। थैंक जी बिल्कुल डॉक्टर मनोज, बहुत ही अच्छे सवाल हैं इनको। रिफाइंड ऑयल को लेके सबके मन में एक शंका रहती है और हार्ट डिजीज के लिए किस तरह का ऑयल हमें यूज करना चाहिए और कितनी मात्रा में? देखिए, चॉइस ऑफ ऑयल इम्पोर्टेंट है। इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, हमारे देश में जो सरसों तेल का जो कंजम्पशन था वो बेस्ट ऑयल अभी भी मानता हूं मैं, क्योंकि वो हीट पे भी वो ज्यादा सैचुरेट नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि सरसों तेल एक अच्छा चॉइस है। अगर जहां सरसों तेल के साथ ऑलिव ऑयल जो है, ये रिफाइंड में क्या है कि रिफाइंड ऑयल में सनफ्लावर ऑयल अगर है तो जो प्लांट सोर्स से ऑयल निकला है वो बेहतर है। बट रिफाइंड ऑयल के एक्चुअली उसमें मिक्सिंग होती है और उसकी सफाई होने के बाद उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं। तो मुझे लगता है रिफाइंड को मैं नहीं रिकमेंड करता हूं कि रिफाइंड को यूज करें। सरसों तेल या ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल अगर आपको मिलता है, हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर हम अपने देश के संदर्भ में बोलें तो बेस्ट ऑयल जो है वो सरसों या मस्टर्ड ऑयल है। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इनका एक सवाल ये भी था कि जो एक्सरसाइज करते हैं लोग, जिम में जाते हैं और ओवर एक्सरसाइज जिसे हम कह सकते हैं बॉडी बनाने के लिए, तो क्या उसका भी कुछ हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है? जी, मैंने कहा था कि ओवर इंटेलिजेंस विथ एक्सरसाइज जो होता है वो नुकसान करता है। हालांकि ज्यादातर लोग
सेडेंटरी होते हैं, कम एक्सरसाइज करते हैं। ओनली 2% ऐसे पॉपुलेशन है जो ओवर एक्सरसाइज करता है या जिसको फिटनेस मैनिया बोलते हैं, वो आप करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको ये दिक्कत आती है कि आप जब बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं, बहुत लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं, आपने कई इंसिडेंट्स सुने होंगे कि मैराथन रनर की डेथ हो गई। तो ये जो एक्सेसिव एक्सरसाइज है उससे कैटेकोलामाइंस या जो एनर्जिक जो ड्राइव होता है हार्ट पे बहुत बढ़ जाता है, तो एरिथमिया होने के चांस रहते हैं। और अगर आपका पहले से कुछ कार्डियक एबनॉर्मलिटीज है तो वैसे में सडन कार्डियक डेथ की संभावना काफी बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से 2% पॉपुलेशन ही ओवर एक्सरसाइज करता है, बट ये प्रूवन है कि ओवर एक्सरसाइज से मॉर्टिलिटी, कार्डियक वास्कुलर मॉर्टिलिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं और साथ में सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो सप्लीमेंट्स में तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को खराब करती है। इसलिए कभी भी पैक्ड जो आते हैं सप्लीमेंट्स उसका यूज नहीं करना चाहिए। आप अगर प्रोटीन लेना है तो चिकन लें, एग लें, सोया लें, ये सब बेहतर है, बशर्ते कि वे प्रोटीन्स के जो बड़े बड़े डिब्बे आते हैं उसको लेने से। जी बिल्कुल। और झारखंड का रुख करते हैं, दिवाकर पाठक जी जुड़ गए हैं। दिवाकर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग जिला अंतर्गत कंडाबिर ग्राम स्थित झारखंड प्रांत से हूँ। जी आकाशवाणी की पूरी टीम के साथ साथ अपने विशेषज्ञ महोदय को मेरा हार्दिक अभिनंदन। कोविड ने हम सबको हाथ धोने की एक अच्छी आदत सिखा दी। शोध बताते हैं कि समुदाय में हाथ धोने की शिक्षा ने 3 में से 1 डायरिया, दस्त की बीमारी और 5 में से 1 सांस संबंधी बीमारियों जैसे सर्दी तथा फ्लू रोकने में मदद की है। इसलिए हैंड वॉश इज द कंपल्सरी ऑफ लाइफ। दूसरी ओर सफाई में ईश्वर का वास है और जहाँ ईश्वर की छाया वहाँ संक्रमण की साया कदापि नहीं। जी बिल्कुल। और आप बताइए क्या हार्ट को स्ट्रांग बनाने के बारे में बताएं। जी आपके अपना सवाल पूछिए दोबारा से। हार्ट को स्ट्रांग बनाने के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर मनोज। दिल एक बड़ी नाजुक सी चीज होती है। देखिए हर जगह दिल का जिक्र होता है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि दिल नाजुक तो है, लेकिन उसे हम मजबूत कैसे बनाएं? जी मुझे लगता है कि बहुत एक समझिए कि हॉलिस्टिक अप्रोच लेना होगा हार्ट को स्ट्रांग बनाने के लिए। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज, खास करके एरोबिक एक्टिविटी, जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज की जो रिकमेंडेशन है 150 मिनट पर वीक आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, तो ये एक कार्डियक एक्सरसाइज होगी। दूसरा चीज, आपको न्यूट्रिशनल थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको तमाम हरी सब्जियां, रंग बिरंगे फल, इसका ज्यादा जो है ये करें, आप इसको ज्यादा कंज्यूम करें। और इसकी जगह पे जो सैचुरेटेड फैट्स है जैसे बटर है या जो रेडीमेड फूड्स हैं, इनको अवॉइड करें। दूसरी चीज की आपका दिल मजबूत कैसे हो, उसके साथ साथ आपको बायोकेमिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। आपका लिपिड लेवल क्या है, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो कितना है, आप कितना चलते हैं, आपकी ईसीजी में कोई चेंज नहीं आता है। तो एक मुझे लगता है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस भी होनी चाहिए। आप अगर 30 साल से ऊपर के हैं तो एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल, 12 आवर फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराएं, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल ही रिस्पॉन्सिबल है नसों पे चर्बी जमाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजों पे देखना होगा। आपको सेडेंट्री, बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह एक्सरसाइज किया और दिन भर बैठे रहे। आपको थोड़े थोड़े देर पे 20 मिनट से ज्यादा एक जगह बैठना नहीं है। थोड़ा चलते फिरते रहने से मतलब आपको जो है एक एक्टिव लाइफ स्टाइल की तरफ जाना होगा। दूसरी चीज मेंटल स्ट्रेस, और इसको बहुत कम करना होगा। 2 चीजें जो हैं, एक स्मोकिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, कम से कम यंग पेशेंट जिनको हार्ट डिजीज होता है, स्मोकिंग को बिल्कुल एब्सटिनेंस, स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देना। डॉक्टर मनोज, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपने कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से और सबसे बड़ी बात हार्ट से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिसनर्स से साझा की है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार। श्रोताओं, चलते चलते आपसे ये कहेंगे कि डॉक्टर मनोज ने आपको कोरोना और आपके स्वास्थ्य को लेकर जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। जब भी मेरा ख्याल आए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी कामना के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टर मनोज कुमार।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।